नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका इंग्लिश विद नीतीश सर क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए टॉपिक वाइज स्टडी कराएंगे, तो हमने आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट बना दी टॉपिक वाइज। फिर हमने आपसे एक वादा ये भी किया था कि हम आपको प्रीवियस ईयर की एग्जाम की प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो हमने आपके लिए वो भी प्लेलिस्ट बना दी है। अब जो काम करना है हमें, वो काम करना है वोकैबुलरी पे। देखो साथियों, आप भी इस बात को जानते हो और मैं भी जानता हूं कि हम ग्रामर में कितनी भी बार ग्रामर पढ़ लें और कितनी भी ग्रामर पढ़ लें, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन तब भी हम एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। मेरी बातों को आप बहुत क्लियर शब्दों में समझना, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता क्योंकि वोकैबुलरी के बेस के बिना हम और लोगों से आगे नहीं निकल सकते। देखो, आर्टिकल लगाना सबको आता है, इज आर एम लगाना सबको आता है, लेकिन जो वोकैबुलरी ही एक ऐसा पार्ट है जिसकी मदद से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी हो जाती है। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो खूबसूरती है, एक्चुअली में हमें वो समझ में आती है। कई सारे वर्ड्स की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उसके बाद भी उनके यूज इतने अलग हो जाते हैं कि जो हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती है ना, जो इंग्लिश से हिंदी करके दे देती हैं, वो भी उनके एक्चुअल मतलब नहीं निकाल पाती और हम सेंटेंस का जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो कन्वे नहीं कर पाते हैं और फिर हमें वो सेंटेंस बड़े कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। हम इस आज की क्लास से कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जो वर्ड्स एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। कभी वो एंटोनिम्स के फॉर्म में आए, कभी सिनोनिम्स के फॉर्म में आए, कभी फ्रेज के फॉर्म में आए, कभी वो क्या किया, फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दिया। यानी साथियों, कहने की बात यह है कि हमें उस शब्द की समझ पूरी होनी चाहिए, यानी हमें फुली नॉलेज होनी चाहिए उस वर्ड्स के बारे में। जितने भी वर्ड्स एग्जाम में पूछे गए, अभी तक पूछे गए हैं, कुछ वर्ड्स हम नए लेंगे और कुछ वर्ड्स हम प्रीवियस एग्जाम्स के लेंगे। इससे हमारी एक कंप्लीट स्टडी तैयार हो जाएगी। और मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूं, चाहे आप जेल पैरी का एग्जाम देने जाएं, एमपीएसआई का, एनडीए का, सीडीएस का, एसएससी का, बैंकिंग का, कोई भी एग्जाम देने जाएं आप, विदाउट वोकैबुलरी आप मेरिट में नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी विदाउट वोकैबुलरी रीडिंग अच्छी नहीं होगी। बिना रीडिंग के मार्क्स आएंगे नहीं। ग्रामर में कितने मार्क्स आते हैं वो तो आप भी जानते हो। आप खुद ही एक एसएससी का या किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखना आप, और फिर आप ये देखना कि वोकैब कितना इंपॉर्टेंस रखती है अपना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के पहले शब्द पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। देखो, पहला वर्ड है अ ग्रे एरिया। देखो, कहीं ना कहीं ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज होता है शब्दों का समूह जिनका अपने आप में एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो देखो, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट फ्रेज को, जिसका नाम है अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया। देखिए, अब ऐसा मत करना कि ए का मीनिंग अलग कर निकाल लो, ग्रे का अलग निकालो या एरिया का अलग निकालो। ये अपने आप में एक फ्रेज है और इस फ्रेज का अपने आप में कोई अर्थ है। अब वो अर्थ क्या है, तो वहां आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, देखो, हमें ऑप्शंस की जरूरत तब पड़ती है जब हमें एक्चुअली में उसका आंसर पता तो हो। हमें उसके बारे में कोई चीज ही नहीं पता, तो हम उसके ऑप्शंस भी अगर हमारे पास होंगे तो हम क्या कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो देखो, अब मैं आपको इस वर्ड को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हालांकि आपको इमेज के फॉर्म में भी दिखाई दे रहा होगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, इशू होते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में या इश्यूज के बारे में पब्लिक को कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, यानी जानकारी नहीं होती है। अब अगर जानकारी है ही नहीं
जानकारी है ही नहीं तो आपको पता चल पाएगा कि आखिर हम उस टॉपिक को समझ पाए या नहीं समझ पाए, आखिर वो मुद्दा क्या था वो समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो इसी फीलिंग को बताने के लिए एक फ्रेज यूज किया गया, जिस फ्रेज का नाम था अ ग्रे एरिया। क्या था? अ ग्रे एरिया। देखो मेरी बात को समझना, अगर आपने कभी ग्रे कलर ध्यान से देखा हो, देखो हम बार बार क्या यूज करेंगे, हम बार बार यूज करेंगे निमोनिक्स। देखो जी निमोनिक्स क्या होते हैं, पहले आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। निमोनिक्स वो चीज होती है, यानी निमोनिक्स वो शब्द है जो हमें क्या देगा, हमें उस वर्ड्स को याद करने के लिए क्या प्रोवाइड कराएगा, हिंट देगा। क्या देगा वो? हिंट देगा। जैसे हम इशारों में जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो मुंह से कुछ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, तो वो भी एक तरीके की हिंट हो जाती है। तो हम किसी वर्ड को याद करने के लिए एक फीलिंग को उसके पीछे जोड़ लेंगे, एक चुटकुला उसके पीछे जोड़ लेंगे, एक कहावत उसमें जोड़ लेंगे, एक कोई और नया शब्द उसमें जोड़ लेंगे। कहीं ना कहीं वो शब्द उस शब्द के इतना करीब होगा कि हमें ये शब्द देखते ही इसका मीनिंग याद हो जाएगा। तो उन्हीं हिंट्स को हमने क्या नाम दिया? निमोनिक्स। कुल मिला के ये हिंट है, आप तो ये समझो कि ये क्या है? हिंट्स है। यानी हम किसी भी वर्ड्स को डायरेक्ट याद नहीं करेंगे, हम हिंट के थ्रू याद करेंगे, ताकि जब क्लास खत्म होगी तो ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपको कोई वो शब्द बोल दे और आप उसका ये मीनिंग ना बता पाओ या सिनोनिम ना बता पाओ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब आप ध्यान से समझना, ठीक है? अब मैंने आपसे क्या कहा कि कहीं ना कहीं आपको पता है ग्रे क्या है। तो देखो ग्रे एक क्या है? रंग होता है, कलर होता है। अगर आपने ग्रे कलर देखा है तो आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कहीं ना कहीं व्हाइट और ब्लैक जैसा होता है। ना तो आप इसको पूरी तरीके से व्हाइट कहोगे और ना आप इसको पूरी तरीके से ब्लैक कहोगे। तो जब आपका व्हाइट और ब्लैक, ना तो क्लियर तरीके से व्हाइट है और ना ही क्लियर तरीके से ब्लैक है, तो देखो क्लियर तो व्हाइट भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए शब्द आपका हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए शब्द आपका हो जाएगा। मैंने आपसे साथियों क्या कहा, ग्रे कलर में पूरी तरीके से व्हाइट है क्या? आपने कहा नहीं। क्या ग्रे कलर में पूरी तरीके से ब्लैक कलर है क्या? नहीं। तो ना तो व्हाइट है ना ये, इसका कहीं ना कहीं बीच का कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन होता है। तो सर आप इससे क्या बताना चाहते हो? तो क्या व्हाइट क्लियर है? नहीं। ब्लैक क्लियर है? नहीं। तो इसका मतलब हो गया अ ग्रे एरिया। तो अ ग्रे एरिया का मतलब हो गया एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र। अब देखो ये जो क्षेत्र है ना वो कुछ भी हो सकता है, ये वो ऐसा, ये जो क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र का मतलब समझना अब क्या है। अब यहां पर इसका मतलब हुआ कोई भी टॉपिक, कोई भी इशू, मैटर, मुद्दा, कोई भी मुद्दा, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा इशू, एक ऐसा मैटर जिसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो अब आप बात को अच्छे से समझ गए। आप बात को अच्छे से क्या समझ गए कि कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है। आप साइंटिस्ट के दिल से पूछ लोगे ना, डॉक्टर्स के दिल से पूछ लोगे ना, तो उनको भी 100% जानकारी नहीं है आखिर इस वायरस के बारे में कि एक्चुअली में आया कैसे और सच में ये जाएगा कैसे, या कभी हम इसकी एक ऐसी दवा बना पाएंगे जो कंप्लीट इसको खत्म भी कर दे। तो आज ये जो मुद्दा चल रहा है, हाँ हम उसकी कोई ऐसी दवाई बना लेंगे
जो उसको कम कर दे या प्राइमरी स्टेज पे जाके उसको खत्म कर दे। बात समझ रहे हैं? यानी वो जो कोरोना वायरस का मुद्दा है वो आज हमारे लिए क्या बना हुआ है? अ ग्रे एरिया। तो अ ग्रे एरिया का मतलब क्या हो गया साथियों? ग्रे एरिया का मतलब वो ऐसा क्षेत्र, ऐसा टॉपिक, ऐसा मैटर जिसके बारे में हमें क्या नहीं है? कंप्लीट नॉलेज नहीं है। बात समझ में आ गई? देखो इंग्लिश में भी अब आपको ये दिख रहा होगा, तो मैं आपको देखो बता देता हूं। तो अब ग्रे एरिया का क्या मीनिंग हुआ? तो ग्रे एरिया का मतलब होता है एन एरिया ऑफ कंफ्यूजन। एन एरिया ऑफ कंफ्यूजन, यानी हम इसको और क्या कह सकते हैं? तो हम इसको कह सकते हैं लेक ऑफ क्लैरिटी। क्या बात समझ में आ गई? लैक ऑफ क्लैरिटी यानी एक ऐसा क्षेत्र जो किससे भरा है? कंफ्यूजन से भरा है। यानी क्लैरिटी की क्या है? कमी। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। तो अगर आपको पूछा जाएगा अ ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है, तो हम समझ गए अ ग्रे एरिया का मतलब एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसी बात, ऐसा कोई मुद्दा जिसके बारे में हमें कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो ऑप्शंस में ये 2 बार पूछा गया, मतलब 2 बार एग्जाम में आया, दोनों बार अलग अलग ऑप्शंस आए। पहली बार में ऑप्शंस क्या आया था? तो पहली बार में इसका ऑप्शंस आया था ये एन एरिया ऑफ कंफ्यूजन। तो बताओ ये आंसर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आपको कंफ्यूजन कब होती है? जब चीजें क्लियर होती हैं या चीजें क्लियर नहीं होती हैं? तो आपने कहा सर जब चीजें क्लियर नहीं होती है तब कंफ्यूजन होती है। यानी कहीं ना कहीं हम इसका एक ऑप्शन और लिख सकते हैं, क्या? अनक्लियर। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या कहा? अनक्लियर। और अनक्लियर कब होता है? जब हमें क्लैरिटी की कमी होती है, तो लैक ऑफ क्लैरिटी। तो हमारे पास एग्जाम में ये 2 बार आया था। देखो पहली बार में ऑप्शंस क्या आया था? एरिया ऑफ कंफ्यूजन, तो हाँ ये आंसर होगा। दूसरी बार में क्या आया था? लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता, यानी चीजें स्पष्ट नहीं थी। पता नहीं कैसे लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हिंदी में इसको, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? क्या पहला वर्ड याद हो गया? अ ग्रे एरिया। तो अ ग्रे एरिया का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं हमारा दूसरा वर्ड क्या है। देखो दूसरा वर्ड बहुत आसान, बहुत ही आसान है दूसरा वर्ड। देखिए दूसरा शब्द कितना आसान है। तो क्या लिखा है? मोनोटोनी। मोनोटोनी। कई सारे बच्चे एक ही बार में समझ गए होंगे आखिर ये वर्ड मोनोटोनी है और इसका क्या आंसर होगा। देखो बात को आप समझिएगा। देखो मोनो का मतलब क्या होता है? तो देखो मोनो का मतलब होता है वन, यानी एक। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप जानते हो साइंस की लैंग्वेज में, विज्ञान की भाषा में मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है। अब क्या बचा? टोनी। तो टोनी मतलब टोन, ठीक है। टोन मतलब आपकी लय, ठीक है। टोन कहते हैं ना उसका टोन अच्छा नहीं था, उसकी बात करने का टोन अच्छा नहीं था। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको चीजें याद हो जाए। तो अब एक बात समझो, तो मोनोटोनी क्या होगा? कोई एक ऐसा इंसान जो हर बार एक ही बात करता है। जैसे देखो आप घर पहुंचे और आपके हाथ में, आप बढ़िया 2 घंटे पढ़ के आप फ्री हुए और आपने जैसे ही अपने हाथ में मोबाइल देखा, मोबाइल उठाया और पापा ने देख लिया कि इसके हाथ में मोबाइल है, तो क्या कहेंगे पापा? पढ़ तो सकते नहीं हो, दिन भर मोबाइल चलाओगे। तो आपके मन में क्या आएगा? अजीब आदमी है यार ये, अभी अभी तो मैं पढ़ के आया हूं और इनको तो पता है नहीं है, और जब देखो तब एक ही बात चिल्लाते हैं, जब देखो तब एक ही बात चिल्लाते हैं, जब देखो तब एक ही बात चिल्लाते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं?
वो करते हैं मोनोटोनी। तो मोनोटोनी का मतलब क्या हो गया? मोनोटोनी का मतलब हो गया एक ही आवाज में बात, यानी एक ही बात को आप बार बार कर रहे हो। और जब आप एक ही बात को बार बार पढ़ ले तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली बात है, बोर हो जाओगे एक ही बात को सुन के। तो अब हम समझे कि मोनोटोनी का मतलब होता है जब हमारे जीवन में क्या आ जाए? नीरसता। तो मोनोटोनी का मतलब हो गया नीरस। क्या हो गया? नीरस। नीरस का मतलब क्या? जब कोई रस नहीं आ रहा। रस का मतलब जब आप किसी चीज से क्या हो गए? बोर हो गए। तो उसको हमने क्या कह दिया? मोनोटोनी। अगर हमने इसको मोनोटोनी कह दिया तो अब देखो, अब इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें यही सीखना है कि आखिर इसके सिनोनिम क्या बनेंगे। देखो ध्यान से देखिए, सिनोनिम इसका सबसे पहला सिनोनिम बनेगा बोर्डम। कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो जाए इसलिए मैं बार बार चेक कर लेता हूं, BOREDOM, क्योंकि आपको स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तो कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो जाए, मैं भी चेक करता रहूंगा। और आप भी जब वर्ड याद करो तो उसकी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से देखना। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिखा बोर्डम। इसी को आप क्या कह सकते हो? डलनेस। क्या बोला आपने? डलनेस। डलनेस का मतलब भी क्या हो गया? नीरसता। देखो, आप डल हो गए या आप बोर हो गए, तो यानी आपका उस काम में मन नहीं लग रहा। अब देखो, अब इसका अगर हम एंटोनिम्स देखें, एंटोनिम्स मतलब इसके विपरीत शब्द क्या हो सकते हैं। अब एक बात सोचेंगे हम, जब मोनोटोनी का मतलब होता है जब हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, जब हम किसी काम से क्या हो चुके हैं? पूरे तरीके से बोर हो गए। तो इसका उल्टा क्या होगा? हमें मन लग रहा होगा, हमारे मन में अच्छी फीलिंग आ रही होंगी। अगर अच्छी फीलिंग आ रही है तो हम इसका एंटोनिम लिखेंगे लाइवलीनेस। क्या लिखेंगे? लाइवलीनेस। और क्या लिखेंगे? एक्साइटमेंट। देखो, अब हमें बात पूरी तरीके से समझ में आ गई कि हमने अब समझा कि मोनोटोनी का मतलब क्या होता है। तो मोनो का मतलब होता है साथियों, अब पूरी इंग्लिश में याद रखना। अब आप पूरी इंग्लिश में याद रखना, जहां जहां मोनो शब्द आएगा आप समझ जाना कि मोनो का मतलब क्या है? एक। और टोन का मतलब ले। तो जब आपसे कोई एक ही बात को बार बार करता है, जब क्या करे? एक ही बात को बार बार करे। एक ही बात को क्या करे? बार बार। तो आप क्या हो जाओगे? ऑब्वियसली सी बात है, आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। अरे आज हमेशा इसको एक ही बात को बार बार कहता रहता है, तो वो क्या, कैसा शब्द हो गया? मोनोटोनी हो गया। तो मोनोटोनी का मतलब अब इसका समानार्थी क्या बन जाएगा? सिनोनिम क्या बन जाएगा? सिनोनिम क्या बन जाएगा? बोर्डम। बोर हो गए। और क्या आ गई? डलनेस आ गई। अब उल्टा क्या होगा? उल्टा आपको मजा आएगा। तो मजा आएगा तो मतलब क्या आएगा? एक्साइटमेंट आएगा। और क्या आएगा? लाइवलीनेस। लाइवलीनेस मतलब जिंदा, है ना? लाइवलीनेस का मतलब होता है आप जिंदा हैं। जिंदा का मतलब हो गया आपका किसी काम में मन लग रहा है। तो अब बताओ, क्या ये याद हुआ मोनोटोनी? तो मोनोटोनी का मतलब क्या हो? देखो, आपको एक शब्द याद नहीं हो रहा है, आप एक नहीं समझना, एक दो तीन चार पांच, पांच शब्द ये और इनके पीछे छुपा हुआ इनका कॉन्सेप्ट, पूरी चीज एक साथ मिल रही है आपको। अब चलते हैं हम अगले वर्ड पे। देखिए हमारा अगला वर्ड क्या है? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो अब हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है मैलेडिक्शन। ठीक है, अब बात को समझने की कोशिश करेंगे हम कि ये जो मैलेडिक्शन है ना, अगर हम इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने दो वर्ड दिखाई देंगे, एक मैल और एक दिखाई देगा डिक्शन। बात को पहले पूरी तरीके से हम समझेंगे। देखो, ये जो मैल है ना, ये एक रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। और जिसका मतलब होता है अगर आप कोई भी नेगेटिव काम करना चाहते हैं, है ना,
नेगेटिव का मतलब कोई भी गलत। अगर कोई भी गलत काम करना चाहते हैं, है ना, कोई काम अगर उल्टा हो गया तो आप उसके आगे क्या लिख सकते हैं, MAL। तो जो MAL है ना, जैसे अभी हमने पिछले वर्ड में देखा था मोनो, मोनो मतलब एक, ऐसे मेल का मतलब क्या हो गया, तो मेल का मतलब हो गया कोई भी चीज गलत। और देखो डिक्शन का मतलब क्या हो गया, तो डिक्शन का मतलब हो गया उच्चारण, किसी शब्द को कहना, किसी शब्द को कहना, यानी क्या करना, उच्चारण करना, क्या करना, उच्चारण करना। तो अब हम समझ गए कि जब मैलेडिक्शन शब्द बना होगा तो मैलेडिक्शन का मतलब हो गया होगा साथियों कि किसी के बारे में आपने अच्छा कहा या किसी के बारे में आपने गलत कह दिया। खुद ही सोच के बताइए क्या है मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन को हमने दो तरीके से ब्रेक करा, मैल और डिक्शन। मैल शब्द हमेशा नेगेटिविटी को बताएगा। आप अपने दिमाग में इस बात को पूरी तरीके से सेट कर लीजिए कि जो मैल वर्ड है ना, ये हमेशा किसको बताएगा, नेगेटिव को। तो इसका मतलब आपने किसी को जो शब्द कह दिए, आपने किसी को जो शब्द कह दिए, वो शब्द आपने अच्छे कह दिए या बुरे कह दिए। तो अब आप कहोगे सर हमने अगर किसी को कह दिया तो वो हमने कह दिया उसको बुरे शब्द। अगर बुरे शब्द कह दिया तो अब हम समझ गए, हिंदी में हम इसको मैलेडिक्शन को कहते हैं अभिशाप। क्या कहते हैं, अभिशाप। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आखिर कैसे बना मैलेडिक्शन। अब हम इसको जब अभिशाप देख ही लिया है तो मैं शब्द क्लियर हो गया कि मैलेडिक्शन का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में जब हम कोई बुरी बातें कहते हैं कि तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वो हो जाए, जैसे कहते हैं ना गो टू हेल, तो वो यही होता है, मैलेडिक्शन होता है। अब हम इसके सिनोनिम देखते हैं। देखो कितने कितने सरल इसके सिनोनिम है। देखो सबसे पहले जो हमारा आसान सा सिनोनिम है वो रहेगा हमारा कर्स। देखो कर्स का मतलब क्या होता है तो आप जानते हैं, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। जब हमने बंडर ऑफ साइंस का ऐसे याद किया था, निबंध याद किया था, तो हमने बंडर ऑफ साइंस के निबंध में देखा था कि साइंस इज अ बून और कर्स, दो शब्द याद किए थे। बंडर ऑफ साइंस के निबंध में क्या याद किया था, एक हमने याद किया था बून, तो बून मतलब वरदान, तो कर्स का मतलब अभिशाप। ठीक है, और क्या हो सकता है, एनाथेमा, ANATHEMA। मेरे साथियों ये एनाथेमा वर्ड कई बार पूछा जा चुका है। एनाथेमा वर्ड कई बार पूछा जा चुका है, जिसका क्लियर से मतलब होता है जब आप किसी के बारे में बुरा कह देते हैं। साधु सन्यासी होते थे ना, जा मैं तुझे श्राप देता कि तेरी संतानें तुझे कभी सुख नहीं देंगी, तो वो क्या कहती थी, एनाथेमा। बात समझ में आ गई। एक वर्ड और देखो जरा, एक वर्ड और, स्पेलिंग पे जरा अच्छे से ध्यान देना, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, तो एक्सक्रेशन कहें आप, एक्सक्रेशन कहें, एनाथेमा कहें या कर्स कहें, तीनों का मतलब क्या हो गया, किसी के बारे में कुछ गलत कहना। गलत कहना क्यों, क्योंकि ये किसके सिनोनिम है, मैलेडिक्शन के। अब हम अगर एंटोनिम्स की बात करें तो जब यहां पे हम किसी के लिए अभिशाप वाली बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब हम, अच्छा जी अभिशाप हिंदी में सही लिखा है, अच्छा तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ गलत है, शायद अभिशाप को ऐसे लिखा जाता है ना, हिंदी में थोड़ा सा हाथ तंग है। ठीक है, तो अब हम करते हैं एंटोनिम्स की बात। तो देखो जब यहां कर्स मतलब बुराई थी, किसी के बारे में हमने शराप दिया था, तो बून वरदान हो गया, बोलो हाँ। अब दूसरा देखो, मैलेडिक्शन का एक, मैलेडिक्शन नेगेटिव वर्ड है, तो मैलेडिक्शन का ही एक पॉजिटिव वर्ड होता है। मैलेडिक्शन नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वर्ड होता है बेनिडिक्शन। क्या कह दिया आपने, तो आपने कह दिया बेनिडिक्शन, और आपने क्या कह दिया, ब्लेसिंग। आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया आपको कि मैलेडिक्शन का मतलब क्या हो गया साथियों,
तो मैलेडिक्शन का मतलब हो गया किसी के बारे में गलत बात कह देना। याद कैसे करेंगे? तो डिक्शन मतलब किसी के बारे में कुछ कहना, और मेल का मतलब होता है गलत, बुरा, नेगेटिव, कुछ भी उल्टा। ठीक है, जैसे फंक्शन, फंक्शन का उल्टा मेल फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? न्यूट्रिशियन, न्यूट्रिशन जैसे कहते हैं ना कि भैया इसको इतनी कैलोरीज खानी चाहिए, और जो गरीब है, अफ्रीकन कंट्री है जहां बच्चों को खाने नहीं मिल रहा है, तो वो किसके शिकार है? मेल न्यूट्रिशन के। किसके? मेल न्यूट्रिशन। तो जो MAL वर्ड है ना वो नेगेटिव बना देता है। तो जब हमने मेल और डिक्शन को क्या किया, जब हमने मेल और डिक्शन को ऐड किया, तो मेल और डिक्शन को ऐड करने से जो शब्द बना वो बन गया क्या? मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन का मतलब हो गया किसी के बारे में गलत कहना। अगर गलत कहना है तो आप उसको क्या कर रहे हो? कर्स कर रहे हो। एनाथेमा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनाथेमा और एक्सक्रेशन, किसी के बारे में गलत कहना। अब इसके पॉजिटिव वर्ड क्या हो गए साथियों? तो बून, वरदान, ब्लेसिंग। कहते हैं ना कि हमें दुआओं में याद रखना, तो हम पे क्या क्या करना? हमें आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग करना। और सीधा सीधा देखो, ये वर्ड भी कई बार पूछा जा चुका है, तो हमने इसको भी स्टार मार्क कर दिया। क्या? मैलेडिक्शन और बेनेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन नेगेटिव हो गया, तो ये जो बैनिंग है ना, बैन पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गया? इस तरीके से हम कई सारे वर्ड्स को केवल पॉजिटिव नेगेटिव करके भी आंसर निकाल लेंगे। कई सारी ट्रिक्स हैं। और साथियों याद रखना, क्या क्लास के आखिरी में मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा जिनके आपके सिनोनिम और एंटोनिम पता करने होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखेंगे हमारा आखिर नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो हमने किया था अ ग्रे एरिया। तो अ ग्रे एरिया का मीन्स हो गया एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, यानी कंफ्यूजन। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने किया था मोनोटोनस। तो मोनोटोनी या मोनोटोनस का मतलब जब आप किसी चीज से बोर हो जाते हो, एक ही बात को बार बार करते हो। फिर हमने उसके बाद पढ़ा मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन का मतलब किसी के बारे में कुछ गलत कहना। आइए साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। सारे वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं और एक वर्ड्स के हेल्प से हम कई सारे वर्ड्स तैयार करेंगे। देखो अगला वर्ड कितना प्यारा वर्ड है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना प्यारा वर्ड है। ये देखिए, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। बताने की कोशिश कीजिएगा आखिर क्या लिखा है, ये आखिर है क्या। तो आपने कहा कि सर हमें नहीं आ रहा समझ में, आप ही बता दीजिए आखिर ये क्या है। तो देखो अब मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं कि आखिर ये क्या है। ध्यान से देखना। एक तो आप वो कहोगे आत्मा। कई सारे बच्चे ये जवाब करते हैं, क्या? आत्मा। तो साथियों मेरे, आत्मा वो ये सोल होती है। आत्मा कौन सी सोल होती है? तो आपने कहा सर SOUL, सोल मतलब आत्मा। बात को ध्यान से पकड़ना, एक बार में याद हो जाएगा और ऐसा याद होगा जीवन में कोई भुलाएगा तब भी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। आपने कहा सर ये वर्ड तो सबको पता है, सोल। सर ये बात तो सब जानते हैं आप कि सोल मतलब आत्मा होती है। अब मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति के पास कितनी आत्मा होती है? आप कहोगे सर ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है। तो आपने कहा सर एक व्यक्ति की तो एक ही सोल होती है, एक से ज्यादा होती है क्या? नहीं। तो अब हम इस सोल से इस सोल को रिलेट करेंगे। हम इस सोल से इस सोल को रिलेट करेंगे। एक व्यक्ति की कितनी सोल होती है? आपने कहा सर एक सोल होती है। तो अब इस सोल का मतलब होता है अकेला या एकमात्र। अकेला या एकमात्र। बात समझ में आई? सोल का मतलब क्या हो गया? सोल का मतलब अकेला।
याद किससे करेंगे? SOUL से। समझ आ गई कहानी? सोल। अच्छा, अब आप कहोगे सर हमारे जूते का भी तो सोल होता है, हमारे जूते का भी तो सोल होता है। तो आपने तो सही कहा जूते का सोल होता है। और अच्छा मुझे बताओ जूते के सोल की स्पेलिंग क्या होती है? जो जूते का सोल होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? अब आप मन से बनाओगे कुछ भी ऊट पटांग, तो बनाने की कोशिश मत करो साथियों, उसकी भी स्पेलिंग यही होती है। आप कहोगे सर जूते के सोल को भी SOL ही कहते हैं और सोल का मतलब अकेला भी होता है। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जब सोल नाउन का काम करेगा तब वो जूते का तलवा क्या होता है? तलवा। किसका? शूज का। और जब सोल वर्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, किसका? एडजेक्टिव का काम करेगा, तब वो होता है अकेला। कहो बात समझ में आई? बात समझ आई कि नहीं आई? तो जो सोल वर्ड है वो तो एक ही है, जो सोल वर्ड है वो तो एक ही है। और इस सोल को हमने किससे याद किया है? तो इस सोल को हमने याद किया है इस SOUL सोल से। तो बात समझ में आ गई? तो सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है अकेला या एकमात्र। तो आपने कहा सर जब सोल का मतलब अकेला या एकमात्र होता है तो इसके आप हमें सिनोनिम और एंटोनिम बता दीजिए। देखो मैं भी देखता रहता हूं, कहीं भी किसी भी तरीके से स्पेलिंग में गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अब इसका बताता हूं सिनोनिम। तो देखो इसका पहला सिनोनिम हम बनने जाएगा ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? एकमात्र। और फिर हमने क्या कहा? सॉलिटरी। SOLITARY। सॉलिटरी क्या होता है? तो सॉलिटरी होती है अकेलापन, है ना? क्या कहते हैं इसको? अकेलापन। देखो इंसान दो तरीके से अकेला रहता है। एक तो अकेला, यहीं से एक वर्ड और बना सॉलिट्यूड। क्या वर्ड बना? सॉलिट्यूड। ये भी अकेलापन है। देखो एक तो इंसान अपनी मर्जी से अकेला है और एक वो अकेला है जिसको किसी ने छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? देखो दो वर्ड अकेले हैं, एक तो हो गया लोनली और एक हो गया सॉलिट्यूड। तो जो सॉलिट्यूड है ना ये अपनी मर्जी से अकेला है, मर्जी से अकेला है। और लोनली कौन होता है? जिसको कोई छोड़ दे। अकेला तो लोनली भी है और अकेला तो सॉलिट्यूड भी है। तो बात समझ में आ गई? तो सॉलिट्यूड का मतलब जैसे साधु संत हैं, क्या उनको किसी ने छोड़ दिया? नहीं, उनको खुद ही समझ में आ गया संसार कुछ नहीं है, मोह माया, इसको छोड़ दो। तो बढ़िया वो सुखी शांति से जीवन जिता रहे हैं बढ़िया से, यानी वो कौन है? सॉलिट्यूड है। तो ये भी अकेलापन है और ये भी अकेलापन है, लेकिन दोनों अकेलेपन में जमीन और आसमान का अंतर है। इसमें रो रहे हैं, गा रहे हैं, छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, अब हम कौन के सारे जिए। तो ये जो लोनली है ना वो वर्ड नेगेटिव होता है और जो सॉलिट्यूड है वो वर्ड पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गया? अब जैसे हमने इसके एंटोनिम पे बात करी, तो जब यहां पे वो कोई चीज एकमात्र है या अकेली है तो इसका उल्टा क्या होगा? तो देखो इसका उल्टा होगा म्यूचुअल या टुगेदर। म्यूचुअल और टुगेदर का मतलब क्या हो गया? जब कोई किसी के साथ होता है। जैसे आपके FB पे, फेसबुक पे क्या होते हैं? म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं।
यानी वो आपका भी है, वो आपका भी है। आप इसको बोथ भी कह देते, बोथ भी कह सकते हैं। जब यहां पर एक है तो यहां पे वो दो हो गया। तो बात समझ में आ गई अब आपको। अब आपको समझ में आ गया सोल का मतलब क्या होता है। तो सोल सर कौन सा सोल, SOLE या SOUL। तो SOUL सोल मतलब आत्मा। तो उसी सोल से बना SOLE सोल, जिसका मतलब अकेला या एकमात्र, यानी ओनली और सॉलिटरी। सॉलिटरी से क्या बना, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब भी अकेलापन होता है, लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी मर्जी से अकेला है। और लोनली क्या होता है, जिसको किसी ने डेजर्ट कर दिया। डेजर्ट करने का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, डेजर्ट कर देना, है ना। डेजर्ट का मतलब छोड़ दिया, और ये अपनी मर्जी से, बाय हिमसेल्फ, अपनी मर्जी से। तो हमने इसके एंटोनिम में क्या देखा, तो मैं एंटोनिम में देखा म्यूचुअल, टुगेदर और बोथ, जो किसी के साथ है। बात समझ में आ गई। अगला शब्द देखें, तो देखते हैं अगला शब्द हमारा क्या है। ओहो, कितना शानदार शब्द है। देखिए अगला शब्द क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, OBESE, ओबेस। OBESE, ओबेस। ओबेस का मतलब क्या, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, ओबेसिटी। क्या सुना होगा, ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापन। मतलब इतना ज्यादा मोटापन कि पेट, सिर इतना बड़ा और पेट इतना बड़ा। देखो एक होता है फैटी, है ना, तो फैटी मतलब बसायुक्त। तो फैटी ठीक है, हेल्दी ठीक है, लेकिन ओबेस का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ही बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाए का मतलब उसका पेट इतना ज्यादा हो जाए, मोटापन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मोटापन। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो ओबेस, देखो आप थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से समझो, तो ओबेस को हम ओबेस कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, ओ और भैंस। क्या लिखा हमने, भैंस, ओ भैंस। तो ओ भैंस को क्या, थोड़ी देर के लिए सिर्फ याद करने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए, कैसे, ओ भैंस। तो ओ भैंस, ओ भैंस, ओ भैंस, ओ भैंस, ओ भैंस। और भैंस कैसी होती है, भैंस का पेट कैसा होता है, इतना मोटा होता है कि नहीं होता। तो ओ भैंस का मतलब, ओ भैंस का मतलब क्या हो गया, मोटापन। बात समझ में आई आपको, क्या हो गया। तो जो चीज, देखो मोटी नहीं, बहुत मोटा, बहुत मोटा। जो पर्सन, इंसान, जो पर्सन कैसा हो, बहुत मोटा हो, उसको क्या कहेंगे, ओबेस। अब इसके सिनोनिम देखो आप, देखो पहला सिनोनिम क्या बनेगा, तो पहला बनेगा फैट, और दूसरा जो पूछा गया, स्टाउट कहते हैं इसको, STOUT। क्या कहते हैं, स्टाउट, STOUT, स्टाउट। तो स्टाउट का मतलब भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा मोटापन। तो अब आप समझ गए इसके एंटोनिम कितने आसान बनने वाले हैं। तो इसका एंटोनिम पहला बन जाएगा पतला। अगर ये मोटा है तो ये पतला हो जाएगा। पतले को हमने क्या कह दिया, थिन कह दिया। और क्या कह सकते हैं हम, गॉन्ट, GAUNT, GAUNT। तो देखो अब हमने नेक्स्ट वर्ड क्या किया, तो हमने नेक्स्ट वर्ड किया अपना फैट, मोटा, स्टाउट, मोटा, थिन, पतला। थिन कैसा होता है, पतला सा होता है। गॉन्ट, पतला सा। शब्द क्या था, ओबेस, याद किससे करेंगे, ओबेस से। भैंस कैसी होती है, बहुत मोटी। जो जो इंसान बहुत मोटा या मोटी होती है, उसको हम कहते हैं ओबेस, स्टाउट और फैट। देख लीजिए आप, हो गया। चलो अगला वर्ड देखें। तो आपने कहा ठीक है सर, अगला शब्द देखते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम आप सब लिखते हुए चलना।
सिनोनिम एंटोनिम आप सब लिखते हुए चलना। GRANDEUR, GRANDEUR, ग्रैंडुअर, GRANDE ग्रैंडुअर। ग्रैंडुअर का मतलब क्या हो गया? तो ग्रैंडुअर का मतलब हो गया इसमें एक वर्ड छुपा है। तो कौन सा वर्ड छुपा है? ग्रांड। ये देखिए कौन सा वर्ड छुपा था? आपने कहा खास सर इसमें वर्ड छुपा था ग्रांड। तो ग्रांड का मतलब क्या होता है? ग्रांड पार्टी, ग्रांड फिनाले। समझ में आ रही है? तो जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है, जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है, अरे उसने इतनी बड़ी पार्टी दी, उसमें तरह तरह की खाने की चीजें थी, तो पार्टी कैसी थी? बहुत ग्रांड थी। बात समझ गई? तो हमने कहा सर पार्टी बहुत बड़ी थी, तो मतलब जब कोई चीज बहुत शानदार होती है, क्या कहेंगे? शानदार। जब कोई चीज दिखने में बहुत ग्रांड होती है, शानदार होती है, तो हमने इसको क्या कह दिया? ग्रैंडियर। क्या कह दिया हमने? ग्रैंडियर। तो अब देखिए जरा, जैसे ही हमने इसको ग्रैंडियर कहा, तो अब हमने क्या सिनोनिम देखा इसका? सबसे पहले सबसे आसान सिनोनिम जिसको हम कहते हैं स्प्लेंडर, SPLENDOUR, स्प्लेंडर। और हमने कहा मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट। क्या कहा आपने? मैग्निफिसेंट और स्प्लेंडर। स्प्लेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? शानदार या भव्य। भव्य। जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है ना, उसको हम कहते हैं भव्य इमारत। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा साथियों? तो आपने कहा सर इसका एंटोनिम, एंटोनिम बताना तो बहुत आसान है। जब कोई चीज का बहुत महत्व है तो वो मैग्निफिसेंट है, और हम इसको सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं। इसका एंटोनिम में लिख देंगे इनसिग्निफिकेंट, या फिर डलनेस। क्या कह दिया? या फिर हमने कह दिया डलनेस। देखो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। ग्रैंडियर, तो ग्रैंडियर में शब्द क्या छुपा था? आपने कहा सर ग्रैंडियर में शब्द छुपा था ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। अगर बहुत बड़ा होता है तो इसका मतलब बहुत बड़ा मतलब बहुत शानदार, बहुत ही भव्य। एक शादी में गए, तरह तरह की खाने पीने की चीजें थी, तो एक कहीं बहुत बड़ी सी ब्यूटीफुल सी प्लेस में गए जहां बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी थी, अच्छा सा पार्क था, देखने घूमने की जगह अच्छी थी, तो हम क्या कहेंगे? बहुत विशाल जगह थी, बहुत भव्य जगह थी, मजा आ गया। तो क्या हो गया? वो ग्रैंड से बना ग्रैंडर। सिनोनिम में क्या लिखा? स्प्लेंडर और मैग्निफिसेंट। आप जानते हो स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंट, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, ये सब के कब कहते हैं? जब हमें कोई चीज बहुत शानदार लगती है ना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। मार्वलस, है ना, मार्वलस भी कह सकते हैं। अब जब किसी चीज का, एक तो चीज बहुत विशाल है और एक कोई चीज जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तुच्छ, तो वो क्या हो गई? इनसिग्निफिकेंट। ये और क्या हो गई? डल। यानी जिन चीज का कोई नेगेटिव, अब देखो इनका नेगेटिव इफेक्ट है तो आप समझ जाओगे। देखो इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव हो गया, डल नेगेटिव हो गया, स्प्लेंडर वर्ड पॉजिटिव है, मैग्निफिसेंट पॉजिटिव है, आउटस्टैंडिंग पॉजिटिव है, और ग्रैंडुअर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के पॉजिटिव सिनोनिम हो गए, पॉजिटिव के नेगेटिव वर्ड एंटोनिम हो गए। आप तो समझदार ही हैं। अब हम चलते हैं अगले वर्ड पर।
देखते हैं अगला शब्द क्या है। तो देखिए अगला शब्द है फ्यूटिलिटी। क्या है? फ्यूटिलिटी। FUTILITY। फ्यूटिलिटी। आपने कहा सर फ्यूटिलिटी का क्या मीन्स होता है, क्या मतलब होता है, जरा समझाइए हमें। तो साथियों आप एक बात समझना, आप मार्केट से गए और एक बाल्टी खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए? ये तो गलत बन गया। ये कोई एक बाल्टी है, ये आप खरीद के लाए। ये क्या है? बाल्टी। बाल्टी, बकेट। आप मार्केट से बाल्टी खरीद के लाए। अब जो जैसे ही आपने इसमें पानी डाला, क्या डाला? पानी डाला, और वो पानी कहीं ना कहीं यहां से वो पानी बाहर निकलने लगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो ये एक छोटा सा छेद था यहां पर, और इस छेद से क्या हो रहा है? पानी बाहर आ रहा है। पानी बाहर आ रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि बाल्टी कैसी है? तो बाल्टी तो फूटी है। अरे बाल्टी कैसी है साहब? तो हमने पूछा बाल्टी कैसी है, बकेट कैसी है। बकेट कैसी है? तो हमने कहा सर ये क्वेश्चन था, तो आंसर आया कि साहब वो तो फूटी है। कैसी है? फूटी है। अब एक बात बताओ, जो चीज फूटी होती है क्या उसका कोई उपयोग होता है? तो हमने कहा सर वो हमारे कोई काम की तो है ही नहीं, इसका मतलब वो क्या है? यूजलेस। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। फ्यूटिलिटी में वर्ड क्या मिला? फूटी। और फूटी चीज काम की होती है या व्यर्थ की होती हैं? अरे आप एक थर्मस लेके आए, एक पानी की बोतल खरीद के लेके आए, और उसमें एक छोटा सा छेद था, पानी निकल रहा था, तो आप क्या कहोगे? फूटी है कि नहीं है? फूटी है। तो जो चीज फूटी होती है वो हमारे काम की होती है कि नहीं होती है? आपने कहा सर वो हमारे कोई काम की नहीं होती है। इसका मतलब फ्यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? व्यर्थ, अनुपयोगी। फ्यूटिलिटी का मतलब हो गया व्यर्थ या अनुपयोगी। बात समझ में आ गया? तो जिसका कोई यूज है ही नहीं, तो फ्यूटिलिटी को हम याद करेंगे बाल्टी फूटी है। कैसे? बाल्टी फूटी है। बाल्टी फूटी है तो कोई काम की नहीं है। अगर कोई काम की नहीं है तो सबसे पहला सिनोनिम क्या बनेगा? तो आपने कहा सर सबसे पहला सिनोनिम बनेगा यूजलेस। क्या बनेगा? यूजलेस। और एक फ्यूटिलिटी से ही वर्ड पूछा जाता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल ये वर्ड बहुत पूछा जा चुका है, फ्यूटाइल। तो फ्यूटाइल का मतलब कोई भी काम आप फालतू में कर दें, व्यर्थ में कर दें। अगर आप इसके एंटोनिम पे जाओगे तो जो चीज कैसी हो जाएगी? काम की हो जाएगी, यूजफुल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जब कोई काम की हो जाए, यूजफुल हो जाए, उपयोगी हो जाए, तो वो हो जाएगी आपकी यूजफुल। और अगर वो आपकी काम की नहीं है तो हो जाएगी यूजलेस। तो यूजलेस हो गया नेगेटिव, यूजफुल हो गया पॉजिटिव। तो फ्यूटिलिटी क्या है? तो फ्यूटिलिटी का मतलब जब कोई चीज फूटी है, बाल्टी कैसी है? फूटी है। फूटी का मतलब वो व्यर्थ है, मतलब कोई काम की चीज नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो अगला वर्ड देखते हैं। आप लिखते चलना,
एंटोनिम्स लिखते चलना, सिनोनिम्स लिखते चलना। अगला वर्ड देखिए, तो अगला वर्ड है पैलेटियल, PALATIAL, पैलेटियल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैलेटियल में लिखा है पलट। क्या लिखा है? पलट। ध्यान से देखो, PALAT, पलट। तो पैलेटियल में क्या लिखा था? पलट। जैसे आप जा रहे थे और आपने पलट के देखो, अरे, वो मुस्कुरा दिए थोड़े से और चल दिए फिर से आगे से। तो मुझे एक बात बताओ, जिस चीज को आपने पलट के देखा वो चीज देखने लायक थी या देखने लायक नहीं थी? समझदार लोग हैं, जवाब दीजिए। जब आपने एक बार देखने से आपका काम नहीं चला तो आपने उस चीज को एक बार और पलट के देखा, तो आप मुझे बताओ मेरे साथियों, वो चीज कैसी होगी? चीज की बात कर रहा हूं, चीज की, समझ रहे हो ना? कैसी होगी वो चीज? तो आपने कहा वो तो बहुत ही शानदार होगी। कैसी होगी? बहुत ही शानदार। तो अब हम समझे पैलेटियल का मतलब क्या होता है। तो पैलेटियल का मतलब भी क्या होता है? शानदार। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए पैलेटियल का मतलब आपने क्या किया था? तो आपने पलटकर देखा था। पैलेटियल का मतलब क्या होगा? आपने क्या किया था? आपने जब किसी चीज को पलटकर क्या किया? देखा। अगर आपने किसी चीज को पलटकर देखा तो इसका मतलब वो चीज रही होगी शानदार। तो पैलेटियल का मतलब क्या हो गया? तो पैलेटियल का मतलब हो गया शानदार। शानदार हो गया। तो अब फिर से वही सिनोनिम देखिए क्या हो सकते हैं पैलेटियल के। तो आपने कहा स्प्लेंडेड, क्या कहा आपने? स्प्लेंडेड। फिर आपने क्या कहा? गॉर्जियस। क्या कहा आपने? मैजेस्टिक। मैजेस्टिक। MAJESTIC, मैजेस्टिक, गॉर्जियस, स्प्लेंडेड, ग्रांड। आप ग्रांड भी लिख सकते हो, आप यहां पर ग्रांड भी लिख सकते हो। और ग्रांड से क्या बना था? ग्रैंडुअर। तो ग्रैंडुअर भी यहां लिख सकते हो। इसका मतलब ग्रैंडुअर और स्प्लेंडेड, पैलेटियल एक दूसरे के क्या हो गए? समानार्थी हो गए, सिनोनिम हो गए। तो अब एंटोनिम में देख लीजिए आप। तो एंटोनिम क्या होगा? जो चीज शानदार होगी या नहीं होगी। तो आपने कहा जो चीज कॉमन है। अरे जो चीज कॉमन है, हर किसी के पास है। अब मेरी बात को समझना। अभी आप जा रहे हैं बाड़े की तरफ और कोई छोटी मोटी कार निकल जाए, जैसे स्विफ्ट निकल जाए, तो क्या आप देखोगे बार बार पलट के? नहीं। लेकिन अगर कहीं फरारी निकल जाए तो एक बार तो आप पलट के जरूर देखोगे कि और कितनी मस्त कार थी। तो क्या वो कॉमन है? नहीं। कॉमन कौन सी है? वो चीज जो कॉमन है जिसको हम पलट के नहीं देखेंगे, कॉमन है। कॉमन है इसका मतलब वो अनइम्प्रेसिव है। स्पेलिंग मैं भी देख देख कर लिख रहा हूं, आपकी भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अनइम्प्रेसिव है, सिंपल है, सिंपल सी बात है। कैसी है? वो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, तो पैलेटियल का मतलब क्या हो गया साथियों? तो पैलेटियल का मतलब हो गया वो चीज जो बहुत शानदार है। याद कैसे रखेंगे? पैलेटियल मतलब पलट, पलट के देखेंगे तो शानदार होगी, पलट के देखेंगे तो शानदार होगी। शानदार होगी मतलब स्प्लेंडेड होगी, गॉर्जियस, गॉर्जियस तो पता है ना कब कहते हैं? मैजेस्टिक, ग्रांड। कॉमन में क्या आ गया? वो उल्टे क्या हो गए? अपोजिट क्या हो गए? तो आपने कहा सर कॉमन हो गया, अनइम्प्रेसिव हो गया, सिंपल हो गया। एक होता है ना प्लेन, प्लेन मतलब सादा। याद हो गया? याद हो गया। पैलेटियल मतलब शानदार, पैलेटियल मतलब शानदार।
देखें अगला शब्द, अगला शब्द देखो क्या है। तो आपने कहा सर अगला शब्द देखिए क्या है, तो अगला शब्द है अ थिक स्किन्ड पर्सन। क्या नाम में क्लियर है? आपने कहा सर ये तो नाम में ही क्लियर हो गया। देखो थिक मतलब मोटा, और थिन मतलब पतला, स्किन मतलब चमड़ी, त्वचा, पर्सन मतलब इंसान, और ए मतलब कोई एक। तो अब हम समझ गए कि क्या लिखा है, मोटी चमड़ी का इंसान। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 2 और 3 कितने होते हैं, 5। अब 3 और 2 कितने होते हैं, जब 2 और 3 5 होते हैं, जब 2 और 3 5 होते हैं, तो 3 और 2 कितने होंगे। तो अब 2 तरीके के इंसान हैं, एक तो तुरंत बोल देंगे 5, और एक इसको जोड़ेगा, तो पहले 3 जोड़ेगा फिर 2 जोड़ेगा, और तब भी बोलेगा सर हमें नहीं पता कितने होते हैं, हमें नहीं पता कीजिए कितने होते। तो आप क्या कहोगे, अच्छी मोटी चमड़ी का इंसान है। कहते ना जब भगवान अकल बांट रहे थे तो तुम क्या चल्ली लेके गए थे, जो मिली सो टपक गई। तो यानी आप कैसे इंसान निकले, तो आप निकले मोटी चमड़ी के इंसान। तो मोटी चमड़ी का इंसान कौन होता है, ऐसा इंसान जो सही तरीके से परफेक्ट नहीं है, मतलब उसको किसी कोई फर्क ही नहीं पड़े। मोटी चमड़ी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसे फर्क ना पड़े, जिसे फर्क ना पड़ता हो, फर्क ना पड़ता हो। अगर कोई बेइज्जती कर जाए तो हंस रहे हैं, शाबाशी दे जाए तो हंस रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक ऐसा, अरे आप अपने आस पड़ोस देखो, आपके घर में भी, और शायद आप ही 2-4 बार डांट दें तो 2 दिन किताब उठा ली, बाद बाकी फिर वो रात भर चैटिंग तो चली रही है, व्हाट्सएप तो चल ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अ थिक स्किन्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो कैसा है, मोटी चमड़ी का इंसान है। कैसा है, मोटी चमड़ी का इंसान। तो अब बताओ ऐसे इंसान सेंसिटिव होंगे या इनसेंसिटिव होंगे, ऐसे इंसान सेंसिटिव होंगे या इनसेंसिटिव होंगे। तो आपने कहा ऐसे इंसान होंगे इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। पहला आंसर। दूसरा आंसर, नॉट इजिली अपसेट और हर्ट, नॉट इजिली अपसेट और हर्ट। तो इसके 2 आंसर हो गए। पहला आंसर इनसेंसिटिव, मतलब उस असंवेदनशील है, संवेदनशील, आगे और लगा दो अ, तो बन जाएगा असंवेदनशील। जैसे आप किसी लड़के से कह दो तू काला है, ठीक है, हूं तो हूं, और अगर किसी लड़की से तुमने बोल दिया तू तो काली है, फिर देखो आप, तो जो लड़के हैं वो होते हैं इनसेंसिटिव, और जो लड़कियां होती हैं वो होती हैं सेंसिटिव। बात समझ में आ गया। उनको आपको पता भी नहीं चलेगा इनको किन बात का बुरा लग गया, और जिस बात का बुरा लग गया उसका बदला आज नहीं होगा, उसका बदला होगा पता नहीं कितने दिनों बाद। तजुर्बा है ना आप लोगों को, तो आपको तो पता ही होगा। तो अ थिक स्किन्ड पर्सन, ये क्या था, एक फ्रेज था
तो इस फ्रेज का मतलब क्या हो गया, क्या क्या, इनसेंसिटिव और नॉट इजली अपसेट और हर्ट। एक ऐसा इंसान जो आसानी से क्या नहीं होता, हर्ट नहीं होता। हर्ट मतलब उसको आसानी से उसको बुरा नहीं लगता, है ना, जिसे आसानी से बुरा ना लगे, जिसे आसानी से बुरा ना लगे। उसको समझ ही नहीं आता कि मेरी बेइज्जती हो गई। बात समझ में आ गई आपको? चले, तो अ थिक स्किन्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसकी मोटी चमड़ी है, मतलब उसकी बुद्धि मोटी है, मतलब वो इंसान काम का नहीं है। कैसा है वो? इनसेंसिटिव। बात समझ में आ गई? तो अब आपको बात समझ में आई गई है पूरी तरीके से। अच्छा, क्या हम कोई और वर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ, एक वर्ड और किया जा सकता है, आसान सा वर्ड है अब्रिज। अब्रिज। अब सर इसको याद कैसे करेंगे? तो अब मेरी बात को अब ध्यान से समझना। ये हमने क्या बना दिया, तो ये हमने बना दिया, ये एक नदी बह रही थी। ये क्या है? तो ये है हमारी रिवर। रिवर, ठीक है। और ये हमने क्या बना दिए? पुल बना दिए। पुल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रिज। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा ब्रिज, पुल। और ये क्या है हमारी? ये हमारी है नदी। अब इस नदी के कारण अब कोई इंसान को यहां से और यहां जाना पड़ता था। यानी ये हमने कोई एक लोकेशन बना दी और ये हमने कोई एक लोकेशन बी बना दी। यानी जब पुल नहीं था, जब पुल नहीं था तो ऐसे जाना पड़ता था। तो ये करीब हो गया 4 किलोमीटर का नास। और जब जैसे ये पुल बन गया, जैसे ये पुल बन गया, तो यहां से और यहां तक की दूरी रह गई आपकी 0.5 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? पुल क्यों बनते थे? तो अब आपने क्या कर दिया, रास्ता बड़ा कर दिया या रास्ता छोटा कर दिया? तो आपने कहा सर रास्ता तो बहुत छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ब्रिज का मतलब हो गया छोटा करना। छोटा या कमी कर। बात समझ में आ गया? तो अब ब्रिज का मतलब क्या हो गया? ब्रिज मतलब पुल। पुल बनने से अक्सर ऐसी दूरियां क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, छोटी हो जाती है। तो अब ब्रिज का मतलब हो गया कम होना या कम करना। समझ में आ गया? अब जब हमने इसको समझ लिया है तो क्या हम इसके सिनोनिम और एंटोनिम लिख सकते हैं क्या? तो आपने कहा हां सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो देखिए जरा, क्या हो सकता है सिनोनिम? तो हमने देखिए सिनोनिम में लिखा शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट से बना, छोटा करना। और डिक्रीज, डिक्रीज है ना। डिक्रीज तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर, डिक्रीजिंग नंबर, घटते क्रम, बढ़ते क्रम। डिक्रीज। और क्या क्या लिख सकते हैं हम? तो और हम लिख सकते हैं डिमिनिश। DIMINISH। डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है? छोटा करना। तो अब एंटोनिम में क्या आएगा? जब अब्रिज का मतलब छोटा करना या कमी करना होती है तो इसका उल्टा हो गया बड़ा करना। क्या करना? बड़ा करना। छोटे का उल्टा क्या होता है? बड़ा करना। देखो क्या लिख सकते हैं? एनलार्ज। देखो लार्ज मतलब बड़ा और एनलार्ज का मतलब क्या हो गया? एनलार्ज का मतलब किसी चीज को बड़ा करना। और क्या लिख सकते हैं? डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज। डिक्रीज का उल्टा
इंक्रीज, और क्या कर सकते हैं, और हम इसको कर सकते हैं एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करने का मतलब भी क्या हो गया, एक्सपेंड करने का मतलब बड़ा, और लिख सकते हैं एक्सटेंड। क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंड। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये अब्रिज नाम का शब्द भी क्लियर हो गया। अब्रिज का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल। तो अब ब्रिज को हम याद रखेंगे इस ब्रिज शब्द से। किससे, ब्रिज। और ब्रिज हमेशा किसके लिए लगाए जाते हैं, दूरी को कम करने के लिए, दूरी को कम करने के लिए। दूरी को कम करने के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, तो ब्रिज लगाया जाता है। तो अब हम समझ गए, अब ब्रिज का मतलब होता है कम करना। क्या करना, कम करना। तो कम करने का मतलब डिक्रीज करना, शॉर्टन करना, डिमिनिश करना। तो कम का उल्टा क्या होगा, बढ़ाना, इनलार्ज करना, एक्सपेंड करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी शब्द हो गया होगा। देखो आज हमने शब्द अगर टोटल करोगे तो 30 से 40 से वर्ड्स निकल जाएंगे। 30 से 40 वर्ड आराम से कंप्लीट किए हैं हमने। एक एक करके मैं आपको इनके साथ का रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले किया था हमने अ ग्रे एरिया। क्या क्या किया था, अ ग्रे एरिया। तो अ ग्रे एरिया का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कोई मुद्दा जो हमें क्लियर था ही नहीं, यानी लैक ऑफ क्लैरिटी, और हमें उसके बारे में बहुत सारी क्या थी, कंफ्यूजन थी। उसको हमने क्या कहा था, अ लैक अ ग्रे एरिया। उसके बाद हमने पढ़ा मोनोटनी। तो मोनोटनी का मतलब होता है कोई एक ही बात को बार बार बोले तो हम क्या हो जाते हैं, तो हम हो जाते हैं आसानी से बोर। तो बोर्डम, बोर्डम मतलब बोर, उल्टा क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट का मतलब क्या हो गया, बढ़िया, खुश है। उसके बाद फिर हमने अगला किया मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन का मतलब क्या हो गया, जब कोई किसी के बारे में गलत बात बोल देता है, अभिशाप कह देता है, बुरा भला कह देता है, हम उसको कहते हैं मैलेडिक्शन। तो इसका उल्टा क्या होगा, अच्छा कहना। तो इसका उल्टा हो जाएगा बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन मतलब इसका पॉजिटिव वर्ड हो गया। कर्स, कर्स मतलब बुरा, तो बून मतलब अच्छा। उसके बाद देखिए फिर हमने अगला क्या किया था, सोल, SOLE, सोल। सोल मतलब SOUL, सोल मतलब आत्मा। आत्मा कितनी होती है, एक। तो सोल मतलब अकेला। सोल से ही क्या बना, तो सोल से ही बना सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन बाय हिमसेल्फ। यानी कोई जब अपनी मर्जी से अकेला होता है तो वो सॉलिट्यूड होता है। जब कोई किसी को डेजर्ट कर देता है, छोड़ देता है, लीव कर देता है, लेफ्ट बिहाइंड कर देता है, रिलिंक्विश कर देता है, डिजर्टेड कर देता है, कुल मिला के छोड़ देता है, तो वो हो जाता है लोनली। ठीक है। तो सोल मतलब एकमात्र, ओनली, ओनली सोल, ओनली। क्लियर है। अगला वर्ड जो हमने किया ओबेस। तो ओबेस को हमने किया, भैंस। भैंस कैसी होती है, मोटी होती है। तो भैंस होती है हमारी मोटी। तो ओबेस का मतलब मोटा, मोटा नहीं बहुत मोटा, स्टाउट। और फैट, उल्टा क्या हो गया, पतला, थिन, थिन। ठीक है। अगला क्या किया, अगला हमने किया ग्रैंडियर। तो ग्रैंडियर मतलब जो चीज ग्रांड होती है, ग्रांड मतलब बहुत शानदार होती है, बड़ी होती है। बात समझ में आ गया, ग्रांड फंक्शन, ग्रांड पार्टी, ग्रांड फिनाले, है ना। तो बहुत शानदार मतलब मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट, मार्वलस, स्प्लेंडर, स्प्लेंडेड। ठीक है। आउटस्टैंडिंग, उल्टा जो चीज कैसी हो, शानदार ना हो, अनइम्प्रेसिव हो, कॉमन हो। क्लियर है। अगला याद कैसे किया था, ग्रांड से। ग्रांड मतलब बड़ा, भव्य। नेक्स्ट क्या किया था हमने, फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मतलब बाल्टी कैसी निकली, फूटी निकली। फूटी, फूटी मतलब काम की है, कोई काम की नहीं है। तो फ्यूटिलिटी का मतलब जो चीज हमारे कोई भी काम की ना हो वो होती है फ्यूटिलिटी, यानी यूजलेस। और जो चीज हमारे काम की हो वो यूजफुल। क्लियर। अगला किया हमने पैलेटियल। तो पैलेटियल, पैलेटियल का मतलब पलट। जब हम किसी चीज को पलट के देखते हैं मतलब वो बहुत शानदार चीज थी। तो पैलेटियल का मतलब बहुत शानदार। तो हमने फिर से वही सारे वर्ड, स्प्लेंडर, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग,
स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, सिग्निफिकेंट। और जब कोई चीज कॉमन होती है, प्लेन होती है, सिंपल होती है, तो वो कैसी हो जाती है? अनकॉमन हो जाती है। क्लियर है साथियों? अगला वर्ड क्या है? अ थिक स्किन्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चमड़ी मोटी होती है, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि मेरी बेइज्जती हो गई, कि मेरे बारे में बुरा भला कह दिया, मतलब वो मोटी चमड़ी का, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट इजिली हर्ट, यानी इनसेंसिटिव। कैसा इंसान है? इनसेंसिटिव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? अगला क्या था? तो ये हो गया हमारे सारे। मुझे उम्मीद है साथियों आप सारे वर्ड को आप एक साथ देखो, एक एक करके पढ़ो, बार बार करो। ये कोई एक दो वर्ड का खेल नहीं था। 30 से 40 वर्ड्स हमने किए हैं। 30 से 40। आप सिर्फ पेन कॉपी का भी यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ देखते भी रहोगे, सुनते भी रहोगे, इमेज को देखते रहोगे, जो फोटो लगे उनको देखते रहोगे, तो अभी आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। ठीक है साथियों? तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको क्लास कैसी लगी, और आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और हमारे इस परिवार को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है साथियों? आज के लिए धन्यवाद।